हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट क्लास में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बेसिक टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने पहला देखा था बॉन्ड क्लीवेज कि किसी भी रिएक्शन को स्टडी करना है तो सबसे पहले बॉन्ड तोड़ने आना चाहिए कि बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं। बॉन्ड तोड़ना दो तरीके से सीखा था, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक, और उनकी कंडीशंस की बात की थी। उसके बाद जब बॉन्ड टूटता है तो कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिनको हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट करके पढ़ा, और हमने 6 तरह के इंटरमीडिएट्स पढ़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और वो सब फैक्टर्स देखे जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है अटैकिंग रिएजेंट। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करके जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है उसको हम अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। अटैकिंग रिएजेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसमें बेसिक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये भी दो तरीके के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में 3 इफेक्ट आएंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और टेम्परेरी इफेक्ट में एक इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो आज की क्लास में ये पोर्शन हम मेजरली पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे अटैकिंग रिएजेंट, और जैसा कि मैंने कहा अटैकिंग रिएजेंट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एक ग्रीक वर्ड है, इसके बेसिक इंग्लिश मीनिंग पे यदि हम जाएं तो इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, फाइल माने लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कौन होंगे? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे? किसको इलेक्ट्रॉन की चाह होगी? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। मैं बोलूंगा दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा, किसी भी स्पेसिस को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो गिवन स्पेसिस है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? तो हम किसी भी स्पेसिस को पहचानने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म में कैटेगराइज करने के लिए 3 बेसिक चीजें उसमें हम देखेंगे। यदि कोई स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो सबसे पहले तो मैं चार्ज की टर्म्स में बात करूंगा। चार्ज की टर्म्स में उसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पेसिस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकती हैं। न्यूट्रल स्पेसिस को फर्दर हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक ऐसे स्पेसिस जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, एक ऐसा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा बट हायर लाइंड ऑर्बिटल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, मतलब हायर शेल्स में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, प्लस वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो हमने बांटा चार्ज और न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज के आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल H प्लस, X प्लस, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, NO प्लस, NO2 प्लस, PHN2 प्लस, जिसको हम बेंजीन डाइएजोनियम बोल देंगे, PHN2 प्लस। तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रोफाइल है। फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट जिसका होता है उसको हम लीविस एसिड की कैटेगरी में भी रख देते हैं।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। आप इलेक्ट्रोफाइल को भी लीविस एसिड बोल सकते हो, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो इसमें जी आ जाएंगे जैसे आपके पास BF3, BCl3, AlCl3 एक्सेट्रा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। और तीसरा हमने बात की थी ऑक्टेट कंप्लीट हो फिर भी वैकेंट ऑर्बिटल हो, जैसे PCl3 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बट फिर भी इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। PCl5 SO3 एक्सेट्रा। तो ये हमने देखा कि किसी भी स्पीसीज को सर देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पहले तो चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में बात करें तो या तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं जिसका हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is a guarantee to be electrophile। हमारी स्टेटमेंट है कि यदि किसी स्पीसीज के पास पॉजिटिव चार्ज है तो 100% वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सर कैसे? अभी तो आपने ऊपर बताया कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। यस, हमने बिल्कुल बताया। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल NH4+। NH4+ को कैसे समझेंगे? अमोनिया था, एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, इसके बगल में एक H+ आया और H+ ने, इसके पास कुछ भी नहीं था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, तो इसने अपना लॉन पेयर शेयर कर दिया इसके साथ। तो जब लॉन पेयर शेयर किया तो यहाँ पे जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट यदि कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास खाली ऑर्बिटल भी नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट एंड डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। सो it cannot act as electrophile। सिमिलर एक एग्जांपल और होता है H3O पॉजिटिव। वाटर है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सराउंडिंग में एक H+ है। इसने कहा कि भाई तुम्हारा फला फूला परिवार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यदि आप अपना लॉन पेयर हमारे साथ शेयर कर लोगे तो हम भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए खुद पे पॉजिटिव चार्ज अचीव कर लिया। सिमिलर कहानी है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है एंड वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। सो
it cannot act as electrophile। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, नीट के पीवाईक्यू है। 4 स्पीसीज आपको दी हुई थी, बोला गया था विच स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। उस केस में आंसर था H3O पॉजिटिव। तो हमने इसलिए बोला कि जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे क्या मैं फुल प्रूफ स्टेटमेंट बोल सकता हूँ? नोट करके एक बात लिखता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल is a guarantee to be इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगी कि ये बात तय है कि यदि वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी ही करेगी, चाहे वो वैकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में हो, चाहे वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट की टर्म्स में हो, चाहे वो ऑक्टेट कंप्लीट हो और फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो यहां पे मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं, यदि मैं चाहता हूं कि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे तो या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज के साथ भी खाली जगह होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ज्यादा सही ये लिख सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। तो मेरी बात सही हो जाएगी। या ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो तो हायर शेल में वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। फिर हमारे पास दूसरी टर्म आती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, फाइल माने लविंग। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज की चाह होगी। अब पॉजिटिव की चाह किसे होगी? जो खुद कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज किसे पसंद होगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो मैं बोलूंगा ये कौन है? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच की पहचान फिर हम वही 2 पार्ट्स में बांटेंगे, या तो चार्ज या न्यूट्रल। तो चार्ज की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन रिच के पास कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रल यदि हो, न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल में हम फर्दर 2 पार्ट्स में इसको बांट देंगे। एक तो लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, लॉन पेयर वाली स्पीसीज हो लेकिन साथ में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तभी डोनेट करेगा जब उसकी खुद की बेसिक नीड, खुद का ऑक्टेट पूरा होगा। या फिर हम कह दें नॉन पोलर पाई बॉन्ड, लाइक कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा that can serve as a nucleophilic site, इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरह बिहेव करता है। नेगेटिवली चार्ज में हम कुछ एग्जांपल्स देखें
R माइनस कोई भी कार्बन वाला ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, X माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, OR माइनस, SH माइनस, H माइनस एक्सेट्रा। तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगी वो सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही होगा, है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही होगा। लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट में हम एग्जांपल यदि लें, अमोनिया, वाटर, ईथर, अल्कोहल, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है और दे हैव लॉन पेयर। थायो ईथर, डाइक्लोरोकार्बीन। तो जो डाइक्लोरोकार्बीन है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉन पेयर तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो आपको ध्यान रखना होगा। पोलर पाई बॉन्ड, सॉरी नॉन पोलर पाई बॉन्ड, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, अल्कीन, अल्काइन, एल्काडाइइन, अल्कीनाइन, बेंजीन और बेंजीन जैसे स्पीसीज, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। चार्ज के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल स्पीसीज के रिस्पेक्ट में बात करें तो लॉन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट या नॉन पोलर पाई बॉन्ड। इसी में एक टर्म आती है जी न्यूक्लियोफाइल में, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट, एम्बी का मतलब होता है दो, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट हो। न्यूक्लियोफाइल which has two different donor sites. For example, Cn नेगेटिव, देखिए इसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट है, ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली NO2 नेगेटिव, इसके पास भी दो डिफरेंट डोनर साइट है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज या फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर। NH2OH, इसके पास भी दो डिफरेंट डोनर साइट हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर। फाइन। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डिफरेंट डोनर साइट होती है उसको कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिर एक टर्म आती है जी एम्बी फाइल। एम्बी फाइल, एम्बी फाइल का मतलब क्या होता है, एम्बी माने दो, फाइल जो दोनों की तरह बिहेव कर सके। ये बात था एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, और ये टर्म है एम्बी फाइल। एम्बी फाइल मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो दोनों की तरह काम कर सके, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं बोलूंगा स्पीसीज which can acts as electrophile as well as nucleophile। इसमें एग्जांपल हो जाएगा जी पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड जो है वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी।
पोलर पाई बॉन्ड। जैसे ही ये बॉन्ड पोलराइज होगा, पाई बॉन्ड इजीली पोलराइज हो जाते हैं। तो ये जो कार्बन है, इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन कैन सर्व एज न्यूक्लियोफिलिक साइट। तो यदि आपसे कोई पोलर बॉन्ड पाई बॉन्ड वाली स्पेसिस देके पूछे कि इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो यस, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने एमबी फाइल। एग्री? तो ये हमने बात की अटैकिंग रिएजेंट की। अब अटैकिंग रिएजेंट कभी भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है भाई। अकेला Cl माइनस थोड़ी मिलता है मार्केट में, हमें तो HCl मिलेगा, NaCl मिलेगा। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसमें दोनों चीजें होती हैं, वो हमेशा ENU की फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ICl, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये बच्चों हमने बात की अटैकिंग रिएजेंट की। अब कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर। वो हम आगे बात करेंगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी की जरूरत भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए नाम से ही लग रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट जो ऑपरेट होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, इफेक्ट्स दैट आर operated due to movement of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने से जो इफेक्ट ऑपरेट होते हैं, उनको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी कह देते हैं। अब इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को भी, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी इफेक्ट। थोड़ा सा हम परमानेंट और टेम्परेरी के बीच में भी डिफरेंस समझें। परमानेंट इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जो एक बार ऑपरेट हो गया तो उसका इफेक्ट हमेशा हमेशा के लिए दिखेगा। मैं बोलूंगा ऑपरेटेड वंस, परसिस्ट फॉर एवर। और टेम्परेरी इफेक्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट होगा। ऑपरेटेड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या ऑपरेटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। परमानेंट इफेक्ट जो है उसको ऑपरेट होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। और ये जो इफेक्ट है ये ऑपरेट डिपेंडेंटली, ये किसी की मदद से ही ऑपरेट होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि किसी की मदद से ऑपरेट होंगे, तो मैं बोलूंगा इसमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फॉरेन स्पेसिस। लेकिन इसमें जरूरत है फॉरेन स्पेसिस की, नीड ऑफ फॉरेन स्पेसिस।
फॉरेन स्पीसीज की इसमें जरूरत है, लेकिन जैसे ही उस फॉरेन स्पीसीज को मैं सिस्टम से निकाल दूंगा, हटा दूंगा, तो जो इफेक्ट है वो डिमिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको समझने के लिए बच्चों हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। देखिए मोटिवेशन कहां से आता है? आपको किसी ने कुछ समझाया, किसी ने कुछ बोला और बोला कि यदि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप बहुत पढ़ाई करोगे तो आप कल को एक बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, आपका भविष्य बहुत तगड़ा होगा, आपके पास ये सुविधाएं होंगी, ऐसी लेविश लाइफ होगी आपकी। या आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो आप मोटिवेट हो गए। वो मोटिवेशन कितने दिन रहता है? जब तक उसकी बात याद रहती है आगे वाले की। जैसे जैसे वो आदमी दूर जाता है, उस वीडियो का इफेक्ट दूर जाता है, तो वो चीजें कम होती जाती है। और एक होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन अंदर से आता है। एक बार आपको किसी ने समझाया और आपने अंदर से ठान लिया कि हाँ बस अब मुझे कुछ कर गुजरना है, तो वो हो गया इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन के लिए आपको बार बार किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पिरेशन अंदर से आता है। फाइन। तो मैं कहता हूं, यदि इस फॉरेन स्पीसीज को निकाल दिया, इफ वी विड्रॉ foreign species from system, effect will diminish। वो इफेक्ट डिमिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो इंस्पिरेशन है वो परमानेंट इफेक्ट है, मोटिवेशन है वो टेम्परेरी इफेक्ट है। ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। अब बच्चों परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट में फर्दर इफेक्ट्स आते हैं जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। इसमें 3 इफेक्ट आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और इसमें सिर्फ एक इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत छोटा सा है, सिर्फ 5 से 10 मिनट का टॉपिक है। ये जो है 3 इफेक्ट, यही हमारा पूरा चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों इफेक्ट को डिटेल में पढ़ना है। ये इफेक्ट होते क्या हैं, कब ये ऑपरेट होते हैं, इनके टाइप्स, इनको आइडेंटिफाई करना और इनके एप्लीकेशन। यही इस पार्ट का, इस बचे हुए चैप्टर का हमारा मोटिव होगा, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं। तो यदि हमें इफेक्ट बहुत अच्छे से आ जाएंगे, इफेक्ट को पहचानना आ जाएगा, उसके एप्लीकेशन आ जाएगी, तो आगे चल के हमारे लिए रिएक्शंस करना, रेट ऑफ रिएक्शंस कंपेयर करना, मैकेनिज्म्स ड्रॉ करना बेहद आसान हो जाएगा। तो आज हमने ये अटैकिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बातें की। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेलिंग करेंगे इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। ओके बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए रोज एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए रोज आपके साथ जुड़ूंगा, हर रोज एक नई वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे।